हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज़ राहुल। 3 अक्टूबर का करेंटली का एपिसोड है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डायमेंशन फैक्ट्री। द डायमेंशन फैक्ट्री में आज आर्ट एंड कल्चर का दूसरा दिन है। एज यू नो कि 1 अक्टूबर को हमने पहला क्वेश्चन लिखा था और जो हमारा द डायमेंशन फैक्ट्री में ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी एंड सोसाइटी कवर कर लिया है। उसके क्वेश्चंस मैंने ग्रुप पे डाल दिए हैं, तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है वो मुदिता बंसल मैम की कॉपी से लिया गया है, जो कि हमारे कॉन्कर बैच का पार्ट थी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और टॉपिक जो है भक्ति मूवमेंट का ऑलरेडी मैंने 1 अक्टूबर के सामने ही बताया था। 2 अक्टूबर को हमारी लेक्चर नहीं हुई, रीज़न आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि क्या टॉपिक होता है, और यूजुअली मैं बता देता हूँ सो दैट एक रफ आइडिया आपको, ओवरऑल आइडिया रहे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसी टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन आया है, एंड क्वेश्चन इज discuss how the bhakti movement along with questioning the established social order okay चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑल्सो मेड अ सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ डिवोशनल लिटरेचर। सो लेट अस सी। इस क्वेश्चन पे हम आएंगे। 3 चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं वो भी देखेंगे, क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, एंड इवन जो हमारे टॉपर है उनकी कॉपी को भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने आंसर लिखा। बट बहुत सारे बच्चे ये जो हिंदी मीडियम के हैं वो बोल रहे थे कि सर आप हिंदी में भी क्वेश्चन डाल दिया करो, तो लीजिए आज से वो भी मैंने डाल दिया। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन पे डायरेक्टली। क्वेश्चन पे जो है भक्ति मूवमेंट है। हम 3 चीज़ें करते हैं, आप लोगों को पता है। आप ना अभी वीडियो को पॉज करो और ये 3 चीज़ें करो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, जिस भी मीडियम से हो। और उसको आपको ना पेन एंड जो है पेपर पे करो, या हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लाइव कर सकते हो। सो लेट अस सी। क्वेश्चन क्या है कि हाउ भक्ति मूवमेंट, जहाँ ये डायरेक्टिव तो आपको पता ही, डिस्कस का मतलब होता है कि आपको ना एक्सप्लेन करना है, आपको एलेबरेट करना है और थोड़ा क्रिटिकल एंगल देना है। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट कैसे along with questioning the established social order, एक तो ये है कि एक तरफ तो सोशल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, एंड सेकंड थिंग इज आल्सो मेड अ सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ डिवोशनल लिटरेचर। तो एक कोर डिमांड तो यहाँ दिख गया कि एक तरह से वो क्वेश्चन कर रहा है सोशल ऑर्डर को, जो एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर है, सोशल नॉर्म्स हैं, उसको एक तरह से क्वेश्चन कर रहा है। उसके साथ साथ कैसे इसने डिवोशनल लिटरेचर के डेवलपमेंट में मदद किया, मतलब एक तरह से कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, सो कोड डिमांड 2 हैं जो दिख गए, और हो सकता है ना बच्चे की एबिलिटी होती है तो वो तीसरा डिमांड भी कोड निकाल सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, मैं आपको फ्री कर देता हूँ, अपने हिसाब से आप कीजिए। बट रिमेंबर, जो भी डिमांड आप जो ब्रॉड डायमेंशन में आप ब्रेक करोगे ना बॉडी को, तो याद रखना कि वो रेलिवेंट होना चाहिए, कुछ भी नहीं ऐसे ही तीसरा पार्ट नहीं बना देना। और 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है। ओके, 3 पेजेस हैं आपके पास फिल करने के लिए। सो सी तो आपको समझ आ गया, 2 कोड डिमांड्स हैं। देन स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, एंड देन कंक्लूजन। हम तीनों पे आएंगे एक एक करके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन को मल्टीपल वेज में लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन का। पहला है टाइम एंड स्पेस, कि कब शुरू हुआ था और रीजन कौन सा था जहां पे शुरू हुआ था, एक। सेकेंड थिंग इज हम ऐसे कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं भक्ति क्या है, और फिर उसमें टाइम एंड स्पेस भी डाल सकते हैं, या हम मेंशन कर सकते हैं कि कैसे सोशल ऑर्डर या जो है भक्ति लिटरेचर के डेवलपमेंट में इसका रोल रहा। एंड थर्ड तरीका जो है वो मुझे लगता है बेस्ट है, क्योंकि यू नो कि इंट्रोडक्शन जो है ना एक टोन सेट करता है और एग्जामिनर को एक मैसेज देता है कि यू शुड नो कि मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ। ठीक है, ओवरऑल आइडिया मिल गया है, और कैसे मैं क्वेश्चन में प्रोसीड करूंगा वो भी आइडिया आप दे रहे हो। तो थर्ड थिंग इज हम मेंशन करते हैं, पहले तो टाइम एंड स्पेस के साथ एक लाइन हम डालेंगे कि कैसे कब भक्ति मूवमेंट 17th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक, इस तरीके से हम डाल सकते हैं। एक सेंटेंस ये हुआ और कहाँ से शुरू हुआ था और पूरे भारत में फैल गया, ऐसे हम लिख सकते हैं। और दूसरा सेंटेंस हम मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से इसने सोशल ऑर्डर को चैलेंज किया, जो पहला कोर डिमांड है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि कैसे इसने कंट्रीब्यूट किया भक्ति लिटरेचर कह लो, डिवोशनल लिटरेचर के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस के थ्रू हम इंट्रोडक्शन को अगर इस तरह से मेंशन करें तो मेरे हिसाब से दैट विल बी द बेस्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर में जो है एक चीज और है कि यहीं पे हम एक थोड़ा सा वैल्यू एडिशन के लिए मैप डाल सकते हैं। आप लोग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के बाद मेंस लिखते हो, तो आपको थोड़ा बहुत ना आइडिया रहता है कि कौन सा जो भक्ति सेंट्स हैं जो हम प्रीलिम्स के दौरान पढ़ते हैं वो किस एरिया से था। जैसे मीराबाई हैं, मतलब राजस्थान से दिखा सकते हैं, गुरु नानक पंजाब से, देन वी हैव कबीर, हम उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं। इस तरीके से एक इंडिया का मैप बना के हम डिनोट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के नीचे ही। ठीक है, तो एग्जामिनर को ना पता चल जाएगा कि इसको ना ओवरऑल एक आइडिया है और स्मार्टली कैसे ये स्पेस को यूज कर रहा है, और जो है इसको नॉलेज भी है, मतलब
ठीक है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। हाँ, तो आते हैं बॉडी में। बॉडी में आपको पता है दो कोर डिमांड है। पहला, सोशल ऑर्डर को कैसे इसने क्वेश्चन किया, तो देखो सोशल ऑर्डर के लिए, सोसाइटी के लिए मैंने बताया था SRCC, S फॉर सेक्स, R फॉर रिलीजन, C फॉर कास्ट एंड C फॉर क्रीड। एस सेक्स का यहाँ मतलब जेंडर हो गया, कैसे जेंडर जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स थे जैसे पेट्रियार्की कह लो उसको चैलेंज किया, और इसके लिए आप मीराबाई का एग्जाम्पल ले सकते हो। देन वी हैव रिलीजन में हम डाल सकते हैं, बहुत सारे हैं, कबीर डाल सकते हैं। देन वी कैन पुट कीप ये क्या बोल सकते हैं, ये गुरु नानक को उनका हम मतलब कि एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। मतलब एक आर्ग्यूमेंट लिखना है और उसको सब्सटेंशिएट कीजिए, बहुत अच्छे मतलब कि आपके पास एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं भक्ति सेंट से। देन कास्ट में तो आपके पास मल्टीपल मिलेंगे, क्रीड में भी आप मल्टीपल डाल सकते हो। पंथ है, क्रीड का सिंपल मतलब तो पंथ होता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स तो यही निकल जाएंगे। और भी आपको अगर कुछ दिखता है तो आप इस तरह से 5-6 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स जितने भी होंगे आप इसको निकाल लो और सब्सटेंशिएट करो अच्छे से पॉइंट से। अब ये आपको करना है, आई विल नॉट टेल ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये आपको करना है, इट इज अप टू यू। सेकेंड थिंग इज कैसे डिवोशनल लिटरेचर में डेवलपमेंट में इसने हेल्प किया। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। लिटरेचर है, लिटरेचर में क्या क्या चीजें होती है, लैंग्वेज होती है, यहाँ आपको दिक्कत होगा तो मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। लैंग्वेज होती है, दूसरा जो है उसका जो किस तरह से लिखा जाता है, कैसे लिटरेचर को लिखा जाता है, वो वाला एस्पेक्ट होता है, ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं। तो दो चीजें, तो 2 पॉइंट्स तो मुझे यही निकल जाएंगे। अब आते हैं लैंग्वेज में। अब यहाँ पे लैंग्वेज से भी मैं 2 पॉइंट्स जनरेट कर लूंगा, मतलब कि भक्ति लिटरेचर या डिवोशनल लिटरेचर के डेवलपमेंट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो है संस्कृत का दबदबा था, तो क्या है ना, एक ही लैंग्वेज का दबदबा था, तो उसको ब्रेक कर दिया भक्ति या डिवोशनल लिटरेचर ने। एक इसी से एक और पॉइंट आएगा कि दबदबा के साथ साथ जो दूसरा पॉइंट मैं इससे जनरेट लैंग्वेज एस्पेक्ट से कर सकता हूँ, लिटरेचर के लैंग्वेज एस्पेक्ट से, दैट इज और भी जो लैंग्वेजेस थे ना, लोकल लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट में इसने हेल्प किया, मतलब वर्नाकुलर्स के डेवलपमेंट में, जैसे भी आप मराठी, कन्नड़, ये सब का हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। देन द थर्ड थिंग इज, हम इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट को टच कर सकते हैं कि जो सिंक्रेटिक जो ट्रेडिशन है उसको बढ़ावा दिया, ये भी डाल सकते हैं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम जो, जैसे कि सिख होते हैं ना, उनके जो होली बुक है, हमारे जो सिख भाई हैं, तो वो एक तरह का एग्जाम्पल है कि उसमें हर एक रिलीजन का कह सकते हो ना इवॉल्व हुआ है, चीजें उसमें हैं, मतलब कबीर का भी है दोहा, ये बहुत सारी चीजें, ठीक है। देन वी कैन शो कि कैसे जो है, एक और पॉइंट में दिखा सकता हूँ कि कैसे लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ ना, तो मैंने लिटरेचर किस तरह से कंपोज किया जाता है, तो उसमें नई चीजें ऐड कर दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल दोहाज, नए प्रोज कह सकते हो ना, उसको ऐड किया गया लिटरेचर के, और ज्यादा वो एनरिच किया गया लिटरेचर को। देन एक और चीज ऐड किया जा सकता है कि जो ऑरल ट्रेडिशन है ना, उसको भी बढ़ावा मिला, ठीक है, जैसे भजन्स वगैरह। तो पॉइंट्स जनरेट करना चाहो तो बहुत हो जाएंगे, जो कि हमारे सिंपल से नॉलेज से भी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंक्लूजन पे हम आते हैं। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ, 6-7 जितने भी पॉइंट्स होंगे आप जनरेट करना और उसको लिखना और सब्सटेंशिएट करना अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से। देन वी हैव कंक्लूजन में सिंपल ऐसे रख सकते हैं कि अभी के टाइम के हिसाब से उसका रेलिवेंस इंपॉर्टेंस हम बता सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हमारी जो आज की सोसाइटी है ना, प्लूरलिस्टिक जो एथोज है हमारी सोसाइटी की, उसके लिए भक्ति मूवमेंट का कितना बड़ा रोल रहा है, उसके डेवलपमेंट में कितना बड़ा रोल रहा है, ये हम शो कर सकते हैं। और जो आज जो परेशानियां हैं, जैसे कि कास्ट से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, जो कम्युनिज्म है, ये सारी चीज़ों को हम एड्रेस कर सकते हैं, जो इन्होंने अपने भक्ति ट्रेडिशन के थ्रू, भक्ति जो नॉलेज है उसके थ्रू हम इन सारे अभी करंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका अच्छा रहता है, मुझे लगता है ऐसे। और हाँ, ये बताने से पहले व्हाट वी कैन डू कि एक सेंटेंस ना कंक्लूजन में समराइज कर सकते हैं कि हमने जो ये बताया ना उसको एस्टैब्लिश कर दिया, ये समराइज करके बता दो कि कैसे भक्ति जो है लिटरेचर कह लो, भक्ति मूवमेंट कह लो, उसका कैसे रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन, एंड कैसे उसने सोशल ऑर्डर को एक तरह से चैलेंज किया, ठीक है। यही है आपका आज का क्वेश्चन, इसी को आपको आंसर लिखना है बिटवीन 7 to 9 PM। एंड आज से कोशिश करूंगा कि मैं 6:45 से ही अलाउ कर दूं कि आप लोग अपनी कॉपी सबमिट कर पाओ। एक और चीज़ बताऊंगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो CSAT की क्लासेस करते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हैं, तो उनको एक तरह से समय नहीं मिलता है अपनी कॉपी सबमिट करने का, तो उनको मैंने अलाउ कर दिया कि 6:45 से आज अपनी कॉपी सबमिट कर सकते हो। प्लस जो है, मैं एज यू नो कि सारी कॉपीज रिव्यू करता हूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों से यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो। और एक और चीज़ कहूँगा, हाइप वाला ऑप्शन होता है, कभी बोला नहीं है,
बट पॉसिबल हो तो इससे रीच बढ़ता है वीडियो का। अगर कंटेंट अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे इंटेंशन से मेहनत कर रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, तो आप लोग इस वीडियो को हाइप करो, लाइक तो करो ही, हाइप भी करो, ठीक है। ओके, सो हम टॉपर्स जो हमारे उनकी कॉपी को देख लेते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, उन्होंने भक्ति मूवमेंट को जो है ना उसका टाइम बता दिया, ठीक है, और उस क्या किन चीज़ों को प्रमोट किया, लव, डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी, ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको उन्होंने बता दिया। हम जब भी भक्ति मूवमेंट सोचते हैं, सुनते हैं, तो यही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है ना, इसी को यूज़ कर लिया। फिर इंटेलिजेंटली उन्होंने एक मैप बनाया एंड उसमें बता दिया कहाँ से कौन से जो भक्ति सेंट्स थे उसको दर्शा दिया, ठीक है। फिर सीधा वो कोड डिमांड जो बॉडी है उस पर आ गई। सोशल जो ऑर्डर है उसको किस तरह से क्वेश्चन किया, तो कास्ट सिस्टम से इन्होंने स्टार्ट किया है और एग्जाम्पल्स भी दिए अच्छे अच्छे, ठीक है। देन वुमेन एम्पावरमेंट देखो आ गया ना, SRCC को यूज़ किया इन्होंने, ठीक है। और इसी तरीके से 6-7 पॉइंट, आई थिंक हाँ 6 पॉइंट्स इन्होंने डाला है। देन डेवलपमेंट ऑफ डिवोशनल लिटरेचर को, तो न्यू लैंग्वेजेज जो वर्नाकुलर्स डेवलप हुई उसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें इन्होंने 8 पॉइंट्स डाले हैं, तो आप भी अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। और हाईलाइट कितने अच्छे से करती हैं कि जो कोर है ना उसके अराउंड चीज़ों को लिखती हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉन्क्लूड कर दिया तीसरे पेज के लास्ट में, हेंस भक्ति मूवमेंट विथ इट्स विजनरी टीचिंग्स एंड माइंडफुल म्यूजिक लेड फाउंडेशन फॉर इंडियन टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म। मतलब आज के टाइम के लिए वो बता रही है कि कैसे इसकी वजह से आज का जो हमारा बेसिक टेनेंट्स है ना हमारे इंडियन सोसाइटी का, वो डेवलप हुआ है, ठीक है। तो यही है, चलते हैं हम हमारे न्यूज आर्टिकल्स पे। हाँ, कोर्ट सेगमेंट के बारे में बता दूं, 1 या 2 दिन में इसको फिर से रिन्यू या रिज्यूम कर दूंगा। पहला आर्टिकल है, पाक विल गेट अ रिप्लाई फॉर एग्रेशन एट सर क्रीक। सिंपल है, आपको पता होना चाहिए सर क्रीक कहाँ है। आज यू नो कि पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, लैंड जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो चलता ही है LOC के अराउंड, उसके साथ साथ मेरी टाइम डिस्प्यूट भी हमारा है सर क्रीक, जो कि गुजरात और सिंध के बीच में है, लाई करता है। तो इसके बारे में जानेंगे, क्या इंडिया का पोजीशन है ये जानेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे कहाँ है सर क्रीक, ठीक है। और पाकिस्तान अभी रिसेंटली क्या कर रहा है उसको लेकर, उसी को लेकर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली बयान दिया है, द हिंदू पेज नंबर 1। ये आपका लोकेशन इन न्यूज के एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीलिम्स के लिए, और इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द सेकंड आर्टिकल, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, 3-4 सेंस में इंपॉर्टेंट है। पहला, सोशल जस्टिस, जो मतलब कि रिसाइकलिंग जो वेस्ट पिकर्स होते हैं ना, उस उनका जो सोशल सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो, उस एस्पेक्ट से हम इस आर्टिकल को देख सकते हैं। सेकेंडली हम देख सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, GS3। एंड द थर्ड थिंग इज, एक इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज नमस्ते स्कीम, वो उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स रहा है और कितना वो सक्सेसफुल अभी तक रहा है, तो वो हम देखेंगे। तो इस आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, देखिएगा या सुनिएगा, ठीक है। एंड द हिंदू पेज नंबर 2 में है। फिर वी हैव द थर्ड आर्टिकल दैट इज MSP। आपको पता है ये प्रीलिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, तो वीट के बारे में है जिसको बढ़ाया गया, हम देखेंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। देन वी हैव थर्ड आर्टिकल, ये फोर्थ आर्टिकल है, RBI फंडिंग बूस्ट। RBI ने नए जो है ना रिफॉर्म्स करे हैं, कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ मेजर्स लिए हैं, सो दैट लिक्विडिटी जो है ना हमारे कैपिटल मार्केट में बढ़ सके, तो इसको भी हम देखेंगे। 4 ऐसे टोटल मेजर्स रिफॉर्म्स हैं एंड ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। द इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 11 में आया है। एंड देन वी हैव अ मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल मैंने पर्पसली डाला है, इसमें कोई डेटा वेटा नहीं है, उस एस्पेक्ट से नहीं डाला है, बट एज यू नो कि एक तो तरीका होता है टॉपर्स की कॉपी से हम समझ सके कि कैसे क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया जाता है, ठीक है। कोहेरेंस, ये सारी चीजें हम समझते हैं, ऐसे वगैरह लिखा जाता है या मेंस के आंसर्स लिखे जाते हैं GS के। एक तरीका ये हुआ। एंड द सेकेंड वे इज कि हम जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे भी वी कैन लर्न कि कैसे हम डेली जो है सीख सकते हैं कि किस तरह से एक प्रॉपर आंसर लिखा जा सकता है या नोट्स भी बनाया जा सकता है, ये भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं शो करूंगा इस आर्टिकल के थ्रू, द हिंदू पेज नंबर 11, और ये आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो हम इसको देखेंगे, ठीक ठीक है। स्कूल से आ गया शैतान। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पाक विल गेट अ रिप्लाई फॉर एग्रेशन एट सर क्रीक, राजनाथ सिंह ने ऐसा बोला है। अब हम देखेंगे कहाँ है सर क्रीक लोकेशन। पहले एक बार कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि सर क्रीक जो है ना, अच्छा चलो लोकेशन स्टार्ट ही कर देता हूँ। देखो ये हमारा गुजरात है, पता है आपको, इंडिया और सिंध जो रीजन है पाकिस्तान का उसके साथ बॉर्डर, ये रन ऑफ कच्छ है जो गुजरात में ही है।
शेयर करती है, और यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये पूरा सेटल्ड है, कोई इशू नहीं है। बट इशू कहाँ है, ये जो एस्टोरी है ना छोटा सा, ये 96 किलोमीटर का, यहाँ पे डिस्प्यूट है एस्टोरी, ठीक है। तो ये जो अभी तक इसके जो क्या बोलते हैं जो इसको लेकर अभी तक सेटल नहीं हुआ है दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट, दोनों का स्टैंड अलग है। इसमें कैसे जो है डिवीजन किया जाए, एक बाउंड्री सेट किया जाए, इसको लेकर देखो सिंपल है। पाकिस्तान का स्टैंड है कि इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है ना, वहां तक ही इंडिया जो है इस पे इसका हक जमा सकती है। और भारत का कहना है कि ये बीच का जो है ना मिडिल, जो इस स्टोरी को इक्वली बांटता है ना स्टोरी को, वो होना चाहिए, ये ग्राउंड है। तो इसी पे डिस्प्यूट होता है। तो देखो पाकिस्तान की ज्यादती कह सकते हैं कि हर चीज में पूरा चाहिए इनको, ये इशू है इनके साथ। तो इसी को लेकर अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, पाकिस्तान इसके क्रॉस ना डेवलपमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, जो कि हमारे लिए फिर हमारी जो स्टैंडिंग है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो इकोनॉमिक जोन है, आई मीन इकोनॉमिक जोन इस सेंस में है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, हम देखेंगे आगे। चलो लेट अस सी। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वार्नड पाकिस्तान अबाउट इट्स recent military activities near Sir Creek. He said any aggression will be met with a strong response. This comes as India has noticed Pakistan building up presence in the area. वही चीजें जो मैंने भी बताई, ठीक है। हम जो है मतलब कि एक कड़ा रुख है हमारे डिफेंस मिनिस्टर का, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। व्हाट इज सर क्रीक, अब देख लेते हैं, हमने देख लिया मैप के थ्रू कि एक 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल एस्टुअरी इन द रन ऑफ कच्छ बिटवीन गुजरात एंड सिंध, ठीक है। डिस्प्यूट क्या है कि इंडिया एंड पाकिस्तान डिसएग्री ओवर द एग्जैक्ट मेरीटाइम बाउंड्री हियर। वाई इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट इसलिए ये स्टोरी लॉन्ग स्टोरी है क्योंकि डिसाइड्स कंट्रोल ओवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बहुत ही ज्यादा मेरीन रिसोर्स रिच एरिया है, ऑयल गैस एंड फिशिंग तो होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप एंड में आपको मिल जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना कमेंट सेक्शन में। अच्छा ये गलती से है। नेक्स्ट आर्टिकल इज दिल्लीज वेस्ट पिकर्स डिमांड इंक्लूजन इन फॉर्मल रिसाइकलिंग इकोनॉमी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक ओवरऑल आइडिया कि अभी रिसेंटली ना एक एनजीओ है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, जिन एनजीओ का नाम है चिंतन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप, टाइटल्ड इंक्लूडिंग द इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर इन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक्स। देखो इसमें हमें नहीं जाना है क्या नाम है कैसे, बट एक होता है ना कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि और अच्छे से समझ आए चीजों को। तो कंटेक्स्ट ये है कि दिल्ली इज इनफॉर्मल जो वेस्ट पिकर्स है ना, वेस्ट पिकर्स, इसी को ध्यान में रखिए, पूरा आर्टिकल हम देखेंगे। तो दिल्ली में अगर देखो तो एनडीएमसी के हिसाब से डेली, ठीक है, एवरी डे 11,300 टन ऑफ जो है ना वेस्ट जो है ना वो प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से 7,000 टन, ठीक है, वो जो है वो टन्स आर सेंट टू 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। बाकी जो 4,300 टन्स है ना, वो उसमें जो डेली जो वेस्ट पिकर्स है उनका रोल है। आप लोग को पता होगा, सुबह उठते होगे, लोहा ले लो, टीना ले लो, पूरे भारत में वो दिखता है। तो इन्हीं के बारे में स्पेशली बात की जा रही है इस आर्टिकल में। इनका टोटल अगर कहें ना उस 4,300 जो टन्स है उसमें 200 टन्स जो है ना ये पिक करते हैं, और इनकी संख्या है 1.5 लाख बस दिल्ली में है, छोड़ो इंडिया का, ठीक है। अब आते हैं इस आर्टिकल पे, एक ओवरऑल आइडिया मिला होगा, आप देखते हैं। Delhi's informal waste pickers, despite contributing significantly by recycling plastic, paper, metals and glass, remain excluded from the formal recycling economy. ठीक है, बेसिक है, मतलब उनको आप फॉर्मल उनके जो जॉब को फॉर्मल नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, ये एक इशू है उनके साथ। दे फेस एक्सप्लॉयटेशन, लैक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड आर ट्रीटेड एज इनविजिबल स्टेक होल्डर्स। विथ इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन इन वेस्ट मैनेजमेंट देयर रोल इज श्रिंकिंग इवन दो दे आर हैंडल ह्यूज पोर्शन ऑफ डेलीज रिसाइकल। हमने देखा 2K टन्स डेली, ठीक है। दिस हाईलाइट्स द गैप बिटवीन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स एंड ग्राउंड लेवल रिकॉग्निशन ऑफ, ठीक है, पॉलिसी भी हम डिस्कस करेंगे, नमस्ते स्कीम को ये भी हम देखेंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे जो इनको फॉर्मलाइज करने के लिए प्रॉपर स्कीम आया है, दैट इज नमस्ते स्कीम, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वो नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, तो अगर देखो तो अच्छा इसको आगे मैं शो करूंगा, ठीक है। ये हमारे पास डेटा, सुंदर सा डेटा है, इसको मैं दिखाऊंगा। ओके, सो नमस्ते स्कीम क्या है, इसका पर्पस है इंटीग्रेट करना इनफॉर्मल सैनिटेशन वर्कर्स, एक जो ये हैं, नहीं सॉरी ये तो नहीं है, ये तो इनफॉर्मल सैनिटेशन नहीं, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे इसको कनेक्ट करके देखा जा सकता है। दूसरा है वेस्ट पिकर्स इनटू फॉर्मल सॉलिड वेस्ट में, ये है दूसरा।
तो इनको फॉर्मलाइज करना है, ये पर्पस है नमस्ते स्कीम का। बेनिफिट्स क्या है, देखो देखो अब ये वेस्ट उठाते हैं तो इनका जो है ना एक तरह काइंड ऑफ वेस्ट ही है ना, सॉलिड वेस्ट, उसको उठाते हैं तो उनके साथ दिक्कत आती है। अब दिक्कत आती है हेल्थ रिलेटेड, खास करके दिक्कत आती है, तो उसी चीज को देखते हुए पहले तो इनको आइडेंटिटी कार्ड्स दी गई, देन हेल्थ कवरेज अंडर आयुष्मान भारत, ठीक है, ये इस अम्ब्रेला में उनको लाया गया, फॉर्मलाइज किया जा रहा है कैसे, पीपीई किट्स दिया जाएगा सो दैट जो वो वेस्ट पिक करते हैं ना, मतलब बस लोहा टीना वाले तक पिक आप लोग लिमिट नहीं करना, जो हमारे डेली जो वेस्ट उठा के जाते हैं ना उनको भी हम इसमें डाल सकते हैं इस कैटेगरी में। फिर स्किल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ध्यान गया, तो डेली वो पीपी किट्स उनको चाहिए ना सेफ्टी, क्योंकि वो गंदा उठाते हैं तो उनके फिजिकली वो दिक्कत हो सकती है ना, और बीमारी फैलने का तो और डर है। स्किल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड द फोर्थ इज सपोर्ट फॉर ड्राई वेस्ट कलेक्शन एंड स्टोरिंग, जो सॉर्टिंग सेंटर्स हैं। अब एक इंपॉर्टेंट डेटा है इससे रिलेटेड कि इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वेस्ट पिकर्स का, वो जस्ट 39 ईयर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना, ये बहुत अलार्मिंग है। फार बिलो नेशनल एवरेज जो है 72 ईयर्स के पास है। मोस्ट वर्क विदाउट सोशल सिक्योरिटी और प्रोटेक्टिव गियर ऐसा होता है। एंड नमस्ते स्कीम जो है ना, प्रोग्रेस एज अ सितंबर 2025 ओनली 42,127 वर्कर्स वैलिडेटेड। ये सबसे बड़ा इशू है, आप इस चीज को समझिए। सो माई पॉइंट इज कि जो नमस्ते स्कीम के अंदर है ना, बस इतने लोगों का ही EKYC हुआ है, और ये पूरे भारत का डेटा है। अगर आप बस बात करो ना इंडिया का, तो मतलब सॉरी बस दिल्ली की बात करो तो 1.5 लाख हम देख चुके हैं। समझ रहे हो कितना का फर्क है। सो ये एक तरह से अलार्मिंग है। तो हमने 3 चीजें देखी। सबसे पहला था कि किस तरह से जो वेस्ट पिकर है उनकी स्थिति है, नमस्ते स्कीम का क्या डेवलपमेंट है, क्यों लाया गया है, एंड द थर्ड थिंग इज वेस्ट मैनेजमेंट। वो उसके लिए जो पिकर है ना उनका क्या रोल है। अब आते हैं थर्ड है MSP। हम देख लेते हैं इसको। 160 क्विंटल बढ़ाया गया। हम इसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना बढ़ा क्या बढ़ा, ये डेटा ये सब स्टेट PCS या बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह में इंपॉर्टेंट है। हमें बस समझना है MSP। आपको पता होगा MSP बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे है MSP में, कौन से क्रॉप्स आते हैं, MSP को कैसे मेजर किया जा सकता किया जाता है, रिकमेंड कैसे किया जाता है। थर्ड थिंग इज MSP को कौन रिकमेंड करता है या इस पर डिसीजन कौन लेता है, ठीक है, और कब किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मुझे दिखाना है। और जो क्रॉप्स है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके सुटेबल कंडीशंस जो होने चाहिए ना, उस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो अभी वीट है क्वेश्चन, वीट के बारे में डिस्कशन होगा। तो सिंपल है कि वीट जो है एक राबी क्रॉप है। आपको पता है विंटर में मतलब कि कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, कम बारिश चाहिए एज कम्पेयर टू खरीफ। तो वही है, क्लाइमेट जो है कूल होना चाहिए, ठीक है, ड्राई 21 to 26 डिग्री, एंड रेनफॉल इतना होना चाहिए, मतलब 100 CM के अराउंड होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो तो बेटर है। तो इसीलिए नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ये प्रिविलेंट है इंडिया में। और फर्टाइल एलोवियल सॉयल, लोमी सॉयल जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अब जहाँ तक बात है MSP है, तो गवर्नमेंट फिक्स्ड मिनिमम प्राइस टू सेफगार्ड फार्मर्स अगेंस्ट प्राइस क्रैशेस, ठीक है। देखो MSP लाने का पर्पस क्या था, सिंपल है कि सरकार ना ये चाहती थी कि कुछ क्रॉप्स है ना उसको अगर कोई उगाए ना, मतलब फार्मर्स उगाए ना, उनको प्रोड्यूस करे ना, तो उनको एक तरह से सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी इस सेंस में कि आप अगर उगाओगे ना तो हम तो आपसे खरीदने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये इस पर्पज से लाया गया। तो उनकी जो वल्नरेबिलिटी है ना उसको कम करने के लिए फार्मर्स की रिकमेंडेड CACP इसको रिकमेंड करती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। आपको ये बताना है कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और इसको अप्रूव करती है MSP को कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं खुद से, ठीक है। टाइमिंग क्या है, राबी क्रॉप्स जो है ना, देखो पहली बात है जो MSP क्रॉप्स है ना उसको पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है, मतलब कि जब आप उसको सोइंग उसकी होती है ना उससे पहले ही उसको अनाउंस कर दिया जाता है। सो वीट जो है MSP अनाउंस बिफोर सोइंग अक्टूबर नवंबर, एंड खरीफ जो है वो MSP अनाउंस बिफोर जून एंड मतलब इस तरीके से उसको पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, यही दिखाना था। अब हम आते हैं RBI ने जो मेजर लिया है, सबसे पहले जो मेजर्स लिए हैं, तो कंटेक्स्ट क्या है कि इंडियाज कैपिटल मार्केट्स आर फेसिंग लिक्विडिटी प्रेशर। कैपिटल मार्केट पता है ना आपको, इसको शेयर मार्केट से जोड़ के देख सकते हो। ड्यू टू हैवी फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज, ऑलमोस्ट एक साल में 21 बिलियन के आसपास बाहर गया है, जो इस आर्टिकल में शो किया गया है। एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, वो तो है ही, ट्रम्प की वजह से, वॉर्स की वजह से, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। कंपनीज आर स्ट्रगलिंग टू रेज फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड,
ठीक है। टू ईज लिक्विडिटी एंड डिपेंड फाइनेंशियल मार्केट्स, आरबीआई हैज अनाउंस्ड रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस इन लैंडिंग नॉर्म्स। अब ये हम देखेंगे, ये सारी चीजें, अभी कंटेक्स्ट पता चल गया क्यों आरबीआई ऐसा कर रही है, ये तो पता चल गया कि अनसर्टेनिटी है, जो है आउटफ्लो बहुत हो रहा है, ठीक है, फॉरेन एफपीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो कह लो, एंड कंपनीज स्ट्रगल कर रही है, तो लिक्विडिटी बढ़े, डोमेस्टिक जो हमारे रिटेलर्स हैं या जो कंपनीज है उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े, वो इसमें पैसे लगाए, इसीलिए जो है नॉर्म्स लाए गए। पहला है हायर लोन लिमिट अगेंस्ट शेयर सिक्योरिटीज, ठीक है। अब ये एक चीज बताता हूँ, आपके पास शेयर्स या सिक्योरिटीज है ना, तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, तो पहले आप बैंक्स में जाके 20 लाख तक लोन ले सकते थे, अब इसको 1 करोड़ कर दिया। ये सबसे बड़ा चेंज है जिसपे फोकस करना है। अगर आप जाके बैंक में देते थे ना शेयर सिक्योरिटीज, वो कोलेट्रल एज अ कोलेट्रल देते थे, तो आपको 20 लाख रुपए तक जो है लोन्स मिलता था, इसको बढ़ा दिया गया है, यही चेंज ला गया। पहला इम्पैक्ट क्या होगा, इंप्रूव्स लिक्विडिटी फॉर इन्वेस्टर्स बाय अलाउइंग देम टू बोरो मोर अगेंस्ट देयर होल्डिंग्स। देन द सेकेंड जो है मेजर्स जो लिया गया है, उसमें हमें कि न्यू कोलेट्रल जो है ना, REITs एंड इनविट्स, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा, ये रियल एस्टेट के लिए है, जिसमें इन्वेस्टर्स जो है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं, प्रॉफिट्स कमाते हैं, एंड इनविट्स जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो अर्लियर जो लोन्स वर मेनली अगेंस्ट ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज के लिए मिलता था, ठीक है। सो रीट्स एंड इनविट्स की जहां तक बात की जाए, तो लोन्स वर मेनली अगेंस्ट ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज, ठीक है, पहले इसी पे शेयर्स मिलते थे, जो हमने देखा यहाँ पे पहला पॉइंट यही ना, लोन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे मिल रहा था। अब इसको भी इसको एज ए कोलेट्रल भी जमा करके आप लोन्स ले सकते हो, ये सेकेंड रिफॉर्म है, ठीक है। बैंक्स कैन ऑल्सो लैंड अगेंस्ट यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इनविट्स। इम्पैक्ट यही कि एक्सपेंड करेगा कोलेट्रल बेस, इंकरेज करेगा रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज आईपीओ फाइनेंसिंग लिमिट फॉर रिटेल इन्वेस्टर, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा मेजर कैसे दिखाता हूं। तो अर्लियर 10 लाख कैप तक आप ना आईपीओ के लिए, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है ना हमारे शेयर मार्केट जो में होती है, उसके लिए पहले 10 लाख तक ही आप लोन ले सकते थे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, उसको भी बढ़ा दिया गया, दैट इज 25 लाख। अगेन इंडियन जो इन्वेस्टर्स है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके लिए चीजें कंड्यूसिव बनाई जा रही है कि ताकि वो पैसे इन्वेस्ट करे और बैंक से पैसे वो ले सके इजिली, ठीक है। देन द फोर्थ पॉइंट इज 2016 वाला जो लार्ज एक्सपोजर वाला फ्रेमवर्क है, इसको ना एक तरह से हटा दिया गया है, जिसमें क्या था कि बैंक्स जो है ना लोन्स दिया करती थी 10,000 करोड़ रुपीस तक, मतलब लिमिट कर देती थी। देखो, डिस्करेज बैंक्स फ्रॉम लैंडिंग हैवीली टू ग्रुप्स विद क्रेडिट एक्सपोजर, मतलब कि 10,000 करोड़ तक आप पैसे दे रहे हैं बड़े फर्म को, तो उस पर थोड़ा सा रेगुलेशन टाइट किया गया था 2016 में। इसी को देखते हुए आरबीआई ने इसमें भी रिफॉर्म किया है कि आरबीआई प्रपोजेस टू स्क्रैप दिस कर्व। इम्पैक्ट क्या होगा, लार्ज कॉर्पोरेट्स जो बड़े हैं, आपको पता है टाटा, रिलायंस, अडानी, कैन एक्सेस मोर क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स एंड कैपिटल मार्केट्स, रिड्यूसिंग फंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो कैप था ना 10,000 करोड़ के जो था 2016 में, इसको भी हटा दिया कि अब और वो ज्यादा बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो यही है। फिफ्थ आर्टिकल हम देखते हैं, मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है, हाउ टू सेफगार्ड इंडिया डिजिटल इकोनॉमी। देखो इस आर्टिकल को ना आप लोग खुद से पढ़ो, ठीक है, समझो कि कैसे स्ट्रक्चर किया गया, और ये मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा कुछ देर में। इसको देखो किस तरह के ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर किया गया, मैं इस पे बात करता हूँ। सो ये GS3 साइबर सिक्योरिटी, पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक का, या हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं विद द इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो। सो यूटिलिटी ऑफ दिस आर्टिकल फॉर नोट्स मेकिंग में भी हम कर सकते हैं कि एक पार्टिकुलर टॉपिक है ना साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, लेट अस सपोज, तो इसको कैसे हम मतलब ब्रेक कर सकते हैं, कैसे इस पे नोट्स बना सकते हैं पॉइंट वाइज, वो भी इसमें अच्छे से दिखाया गया है। और मेन्स आंसर्स वो भी लिख सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है, कोहेरेंस एंड ऑल। दिस आर्टिकल इज वैल्यूएबल बिकॉज इट प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट। पहले तो कंटेक्स्ट देगा साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग रैपिडली, उसके रीजन्स इंटरनेट, बैंकिंग, ई कॉमर्स, ये सारे हैं, एंड इंक्रीजिंग साइबर फ्रॉड्स। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम्स जो है इन चीज़ों में, मतलब इंडिया जो साइबर सिक्योरिटी उसमें, और उसके एग्जाम्पल्स भी आपको देगा, एंड देन मतलब ये केस एग्जाम्पल्स, एंड देन हाईलाइट करेगा इंस्टीट्यूशनल गैप्स, इसको भी बताएगा, और सॉल्यूशंस भी देगा, रेडीमेड सॉल्यूशन। यही मैं कह रहा था कि इस आर्टिकल को एक बार पढ़िए, आपको समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे आप चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, हम मिलते हैं कल। आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग आंसर्स लिखो एंड बाय 7 जो है ना कॉपी को सबमिट करो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।